नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। 11 बज चुके हैं और संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का सेशन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि आज दूसरा दिन है। कल हमने देखा था कि पहला दिन किस तरह से हंगामेदार रहा। आज भी आशंका उसी हंगामे की बनी हुई है, क्योंकि यहां पर विपक्ष लगातार मुद्दों के साथ सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो बता दें आपको, आज संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन है और आशंका और आसार बने हुए हैं कि आज भी विपक्ष अपने उन तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो मुद्दा हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज भी यहां पर हंगामेदार कार्रवाई हो सकती है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, अध्यक्ष जी, समवाय क्षेत्र को कारगर बनाने के लिए जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो माता बहनों का सेल्फ ग्रुप बनाया। जब मोदी जी आए तो विशेष एक मंत्रालय भी बनाया 2021 में, जिसके मंत्री अमित जी हैं, और उसको आगे कारगर एवं प्रभावी बनाने के लिए अभी कोऑपरेशन का एक विश्वविद्यालय स्थापन करने का एक संविधान अधिनियम बनाने का भी प्रस्ताव है। तो ये जो यूनिवर्सिटी बनेगा विश्वविद्यालय, मेरा प्रश्न ये है कि कितने लोगों को कितने दिन में प्रशिक्षण करने का इसमें प्रावधान रखा है, ताकि जल्द से जल्द हम जो कोऑपरेटिव सेक्टर में ट्रेनिंग देने का सोचे हैं यूनिवर्सिटी के माध्यम से, वो पूरा हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। सहकारिता के क्षेत्र में असीम संभावनाओं को पहचानते हुए इसको साकार करने के लिए सहकार से समृद्धि का उद्घोष करते हुए अलग से 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। माननीय श्री अमित शाह जी को पहली बार बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार सौंपा। महोदय, मैं माननीय सदस्य को उनके सवाल का जवाब देने से पहले इतना याद कराना चाहता हूं, और मुझे सदन को ये बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि इस मंत्रालय के गठन के 3.5 साल के भीतर ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और माननीय अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में मंत्रालय ने अभी तक 60 से अधिक नई पहलें की हैं, जो देश की लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियों के समग्र विकास और कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ है। इस विषय में देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बल देते हुए कहा है, सहकार गांव के स्वावलंबन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। इस मंत्रालय का जो मूल उद्देश्य है माननीय अध्यक्ष जी, वो इस देश के अन्नदाता किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त करना, स्वावलंबी बनाना और समृद्ध करना है। वर्ष 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है, उसमें सहकारिता क्षेत्र की भूमिका अधिक से अधिक हो, तभी सहकार से समृद्धि होगी। जब इस देश का अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा, तभी सहकार और सरकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती प्रदान करेंगे। माननीय सदस्य जी ने जो सवाल किया है, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया था। मैं उसी का दे रहा हूं। उन्होंने सवाल किया है कि कितने लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना है और इसमें कितने वर्ष लगेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में लगभग 17 लाख प्रशिक्षित श्रम बल की सहकारिता क्षेत्र में आवश्यकता होगी। उस आवश्यकता को देखते हुए हमने अगले 4 वर्षों में, जिसमें डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, पीएचडी है, ऑनर्स है, जिसका 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का पाठ्यक्रम है, हमने 20,58,000 लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। अध्यक्ष जी,
ये जो विश्वविद्यालय में जो पढ़ाया जाएगा, ये क्या जो ऑलरेडी नौकरी में हैं उनके लिए प्रशिक्षित करना है या नए जवान को भी प्रशिक्षित करेंगे? अगर ऐसा है तो फिर सर्विस का क्या प्रावधान रहेगा? उनको फिर इंटरव्यू देना है, क्या करना है? माननीय सदस्य डायरेक्टली प्लीज, रिक्रूट होंगे? माननीय सदस्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक अच्छा सवाल किया है। और देखिए अब इस वक्त आप देख रहे हैं 3 तस्वीरें संसद से, जहां पर एक तरफ लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हम आपको दिखाई रहे हैं और बीच में जो तस्वीर दिख रही है किस तरह से यहाँ डीएमके के जो कांग्रेस और डीएमके के सांसद हैं वो धर्मेंद्र प्रधान के बयान को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन सदन के बाहर कर रहे हैं। कुमार गौरव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, हालांकि सत्र की जब कार्यवाही शुरू हुई आज सेशन की तो हंगामा करते विपक्षी दल नजर आए, आवाज उनकी साफ तौर पर आ रही थी, लेकिन इससे पहले वहां सोनिया गांधी के घर पर बैठक होती है। आज किस तरह से मुद्दों को लेकर विपक्ष नजर आएगा? सदन के बाहर हम देख ही रहे हैं डीएमके कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसे में सरकार की क्या रणनीति अब रहने वाली है, क्योंकि मुद्दे ऐसे उठ रहे हैं जिस पर पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। विश्वविद्यालय सभी स्तर के सेवारत कर्मियों का, जैसे कि मैनेजर है। देखिए, बिल्कुल कल एनईपी को के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर विवाद था और उसमें जब भाषा विवाद के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था, अनसिविलाइज्ड एंड डिसऑनेस्ट, यानी बेईमान और आप लोग सिविलाइज्ड नहीं हैं, सभ्य नहीं है। तमिलनाडु के सांसदों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए ये शब्द यूज किया गया था। हालांकि विपक्ष के सांसदों ने इसे लेकर आवाज़ उठाया और उनकी बात सुनी गई। स्पीकर ने इन 2 शब्दों को उनके बयान से हटा दिया, उसको हटा दिया गया उनके बयान से, और धर्मेंद्र प्रधान ने भी इन दोनों शब्दों को वापस लिया। लेकिन जाहिर तौर पर राजनीति में एक सदन ही एक ऐसी जगह होती है, लोकसभा राज्यसभा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे विपक्ष अपनी बात को कह सकता है और वो आम जनता तक पहुँच सकता है। चूँकि सरकार भी संसद का उपयोग करती है अपनी बात को जनता तक पहुँचाने के लिए, उनके पक्ष में बिल बनाने के लिए या तमाम जो चीज़ें होती है आम देश हित से जुड़ी हुई चीज़ें, विपक्ष भी उसमें सहभागिता निभाता है। सरकार के काम में वो भी मदद करता है, तमाम तरह के बिल्स आप देखते हैं संसद से पास होता है। लेकिन यही एक जगह होता है जहाँ एक दूसरे को किसी मुद्दे पर घेरा भी जा सकता है। तो जाहिर तौर पर भाषा विवाद जो तमिलनाडु में एक बड़ा मुद्दा भी बना है और वहाँ की पॉलिटिक्स के हिसाब से डीएमके जो कह रही है वो उसे सूट करता है उसे, और उसी बीच जब बयान आ जाता है शिक्षा मंत्री का इस तरह से कि अनसिविलाइज्ड और डिसऑनेस्ट, बेईमान आपको बोला है, तो एक बड़ा मुद्दा विपक्ष इसे जरूर बनाता है। और विपक्ष के सांसद अभी बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और संसद के दोनों सदनों में इसे लेकर हंगामा होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हालांकि सरकार की जो पूरी तैयारी है, विपक्ष भी एक तरह से तैयार है, सरकार के भी लगातार मंत्रियों की बैठक फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर हुई है और आज कुछ महत्वपूर्ण बिल भी हैं, जिसमें फॉरेनर्स बिल है, जिसमें कि विदेशी नागरिक जो देश में आता है उनको इलीगल जो लोग आते हैं उनको रोकने के क्या प्रावधान हो, उन पे क्या सज़ा का प्रावधान हो, उन पे जुर्माना हो, या जो भी फॉरेनर्स आते हैं उनका मूवमेंट कैसे, अगर उनसे देश की सिक्योरिटी को खतरा है तो उनको कैसे रोका जा सकता है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल है सरकार के लिए, वो बिल आना है। अनुदान की जो मांगे हैं, बजट से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, उस पर आज चर्चा होनी है। तो ये सभी तमाम सरकारी कार्य हैं, विधायी कार्य जो हैं जो होने हैं। लेकिन हाँ, अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, जो वोटर आईडी का मुद्दा है, वोटर आईडी में एपिक नंबर में जो डुप्लीकेसी है वो विपक्ष ने उठाया है। उसके अलावा भाषा विवाद है, उसमें भी मंत्री की भाषा सबसे खास करके हिंदी पे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो पाएगी कि तमिलनाडु में हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, मंत्री की भाषा मुख्यमंत्री को लेकर जो है और सांसदों को लेकर है, वो एक जरूर बड़ा मुद्दा बना है और ये हंगामा आपको पूरे दिन आज सदन में सुनने को मिलेगा। लगभग 4 अप्रैल तक ये सेशन पूरा चलना है। इसमें सरकार के पास लगभग 35 बिल्स भी हैं, तो उन सबको पास कराना है। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन विधेयक है वो भी आना है अगले हफ्ते में। तो जाहिर सी बात है सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं और उसमें उन्हें विपक्ष का सहयोग चाहिए। और ऐसी स्थिति में जो तमाम मुद्दे हैं, वोटर आईडी का मुद्दा हो, भाषा विवाद का मुद्दा हो, अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा हो, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम चीज़ों का मुद्दा हो, इस मुद्दे पर विपक्ष भी अपना कोई मौका नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे विपक्ष की एक रणनीति ये भी है, चूँकि सरकार के मंत्री ये बार बार कहते हैं कि विपक्ष किसी मुद्दे पे एकजुट नहीं हो पाता, तो विपक्ष में अब ये कहावत है कि जो जितनी देर तक साथ चले कम से कम वहाँ तक साथ लेकर चलो। जैसा आप अभी देख रहे हैं कि जो भाषा की जहाँ तक बात आई, जिस तरह का शब्द धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तेमाल किया, उसे लेकर कांग्रेस और डीएम के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विपक्ष के और भी कई सहयोगी अगल बगल दूसरे मुद्दे पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये हंगामा ठीक है, देखते हैं आज तस्वीर क्या कुछ होती है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही चल रही है, लेकिन विपक्ष भी अपनी रणनीति को लेकर तैयार दिख रहा है।
द्वार जहां पे डीएमके और कांग्रेस के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 3 भाषा केंद्र सरकार की जो नीति है 3 भाषा फॉर्मूला पर आपत्ति जताते हुए डीएमके के सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं। कल संसद के अंदर भी हंगामा देखने को मिला और आज संसद के बाहर ये हंगामा देखने को मिल रहा है। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल किया। यह नोटिस धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संसद में तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली और 3 भाषा नीति पर उनके रुख के बारे में की गई टिप्पणियों से संबंधित है। विवाद तब शुरू हुआ जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कथित तौर पर संसदीय चर्चा के दौरान तमिलनाडु के सांसदों को असभ्य कहा। टिप्पणियों से बेहद नाराज कनिमोझी ने असभ्य शब्द पर आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और आज डीएमके के सांसद कांग्रेस के सांसद मिलकर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं संसद भवन के अंदर। रमन कुमार। तो चलिए, संसद की कार्रवाई पर लगातार नजर हमारी बनी रहेगी।